डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक का नाम है किंगडम फंजाई, कवक जगत। तो एक बार जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएं, और जो लोग लाइव आ चुके हैं कमेंट करें कि हमारी आवाज और तस्वीर आप तक पहुंच रही है। तो आज के सेशन का आगाज होगा, शुभारंभ होगा। कवक जगत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का पार्ट है किंगडम फंजाई। तो देखो, फंजाई जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। तो क्लोरोफिल जब नहीं होगा तो ये हेटेरोट्रॉफिक होंगे, विषम पोषी होंगे, अपना भोजन किसी अन्य स्रोतों से प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि कवकों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, है ना। स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज व्हाट, माइकोलॉजी। तो जो कवकों का अध्ययन है वो माइकोलॉजी कहलाता है। इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। और इनमें क्लोरोफिल यानी पर्णहरित नहीं होता, सो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। मतलब ये क्या होंगे, हेटेरोट्रॉफिक होंगे, विषम पोषी होंगे। हेटेरोट्रॉफिक होंगे, विषम पोषी होंगे। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा किसी अन्य जीव पर अपने भोजन के लिए आश्रित होते हैं, उसे कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक। अब देखिए, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स बहुत तरह के होते हैं। वो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, वो विषम पोषी जीव जो घास फूस खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, उसको क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स, शाकाहारी। जो मांस खाते हैं कार्निवोरस कहलाते हैं, मांसाहारी। जो सब कुछ खाते हैं कहलाते हैं क्या, ओमनीवोरस, सर्वाहारी। जो दूसरों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं पर उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उसको क्या कहते हैं, पैरासाइटिक, परजीवी। जैसे बैक्टीरिया, फंगस आपकी बॉडी में घुस गया तो आपकी बॉडी से न्यूट्रिशन लेगा, अपना फायदा लेगा, आपको बीमार कर देगा। तो वो जीव जो भोजन दूसरों से लेते हैं पर उसको नुकसान पहुंचाते हैं, मतलब जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, ऐसे जीवों को हम परजीवी कहते हैं। जो सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसको हम कहते हैं सैप्रोफाइट्स, मृत जीवी। तो भाई सारे के सारे जो कवक हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि सारे के सारे जो कवक हैं वो हेटेरोट्रॉफिक हैं, तो हेटेरोट्रॉफिक में कैसे, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, कैसे? तो याद कर लेना कि सारे के सारे कवक जो है ना वो हेटेरोट्रॉफिक हैं। उनमें से कुछ क्या हैं, सैप्रोफाइटिक, और कुछ क्या हैं, पैरासाइटिक। कुछ क्या है, पैरासाइटिक। पैरासाइटिक मतलब दूसरों के शरीर से अपना भोजन ग्रहण करेंगे, दूसरों के शरीर से अपना भोजन ग्रहण करेंगे, उसको नुकसान पहुंचाएंगे, जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे कवकों की वजह से बीमारियां होती हैं, पौधों में भी, जंतुओं में भी। और कुछ जो होते हैं वो सैप्रोफाइटिक होते हैं, मृत जीवी भी इसको कहते हैं, मृतोप जीवी या मृत जीवी। वो जीव जो सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसको हम कहते हैं मृत जीवी। जैसे अगर एनिमल्स और प्लांट्स की डेथ हो गई तो बैक्टीरिया और फंगस उसको डिकम्पोज करके उससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सारे के सारे कवक हैं तो उत्तर क्या होगा, विषम पोषी। उनमें से कुछ क्या है, सैप्रोफाइटिक, और कुछ क्या है, पैरासाइटिक। तो जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना भोजन लेते हैं, है ना, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। सड़े गले मृत पदार्थों से, सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करने वाले मृत जीवी कहलाते हैं। और चूंकि एनिमल्स और प्लांट्स की जब डेथ होती है तो उसको डिकम्पोज कर देते हैं, अब घटित करके मिट्टी में मिला देते हैं, इसलिए इन्हें हम डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। सो कवकों को हम डिकम्पोजर्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये तो कवक के बारे में कुछ बातें हो गई। अब आ जाइए, जैसे क्वेश्चन है कि ऑल फंजाई कैन बी कॉल्ड, सारे के सारे कवक होते हैं। सभी कवकों के बारे में बात करें तो क्या होते हैं, ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, सैप्रोफाइट्स होते हैं, पैरासाइट होते हैं। तो सारे के सारे कवक क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, विषम पोषी होते हैं। उनमें से कुछ क्या होते हैं, पैरासाइटिक, कुछ क्या होते हैं, सैप्रोफाइटिक। तो जब ऑल की बात चल रही है ना, ऑल की बात चल रही है, मतलब कि सारे के सारे कवक विषम पोषी होंगे। ठीक है, अब कुछ कवकों के उदाहरण हम आपके सामने पेश करेंगे, है ना। जैसे पहला जो कवक हमारे सामने है वो है ईस्ट। ईस्ट को हम लोग खमीर के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे बच्चों को यह भी पता नहीं होता
कि ये जो ईस्ट है वो एक फंगस है, एक कवक है। लेकिन हाँ, ईस्ट कैसा कवक है? तो यूनिसेलुलर फंगस है, एक कोशिकीय कवक है, सिंगल सेल का बना हुआ ये। तो क्वेश्चन हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन यूनिसेलुलर फंगस है, एक कोशिकीय कवक है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ईस्ट। और ईस्ट जो है उनमें काफी प्रचुर मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है ना, रिच इन विटामिन B12। और इसका इस्तेमाल हम लोग बेकिंग इंडस्ट्री में करते हैं, ब्रेड बनाने वाले कारखाने में करते हैं। ईस्ट का इस्तेमाल ब्रेड बनाने वाले कारखाने में करते हैं, बेकिंग इंडस्ट्री में करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि ईस्ट के पाउडर मिलते हैं मार्केट में अलग अलग फ्लेवर में। हम क्या करेंगे कि आटा गूंथते समय ईस्ट का पाउडर आटे में मिला देंगे और आटे को गूंथ देंगे। ईस्ट आप जानते हैं कि यूनिसेलुलर है, तो ये बहुत जल्दी अपनी संख्या बढ़ा लेगा। और जब इसके अंदर ढेर सारा क्या होगा कि ईस्ट डिवाइड करके अपनी संख्या बढ़ा लेगा, तो ये रेस्पिरेशन भी करेंगे, श्वसन करेंगे, जिसकी वजह से अंदर CO2 भर जाएगा। श्वसन करेंगे तो CO2 निकलेगा, और जब इसको आप फ्राई करेंगे तो CO2 के बबल्स बाहर निकलेंगे। जहां जहां से CO2 के बबल्स निकलेंगे ना, वहां पर आटे में छेद हो जाएगा। तो ये जो ब्रेड में आप पोर्स देखते हैं ना, वो ईस्ट की वजह से होता है। तो ईस्ट के पाउडर आते हैं मार्केट में अलग अलग फ्लेवर में। तो ईस्ट जो है वो बेकिंग इंडस्ट्री में यूज होता है। इसका इस्तेमाल अल्कोहल बनाने में किया जाता है, शराब बनाने में किया जाता है। तो ईस्ट के हेल्प से ही हम क्या करते हैं, अल्कोहल बनाते हैं, शराब बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखिए आप। जैसे आपने शुगर पर ईस्ट अप्लाई कर दिया, ठीक है। शुगर पर क्या डाला आपने, ईस्ट। ईस्ट को हिंदी में ईस्ट भी लिखा रह सकता है, या शुद्ध हिंदी में खमीर कहते हैं। तो ईस्ट जो है इस शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। अल्कोहल मतलब इथाइल अल्कोहल, है ना। अल्कोहल कहने का मतलब क्या होता है, इथाइल अल्कोहल। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन कहते हैं, किण्वन कहते हैं, है ना। सो व्हाट इज फर्मेंटेशन? व्हाट इज फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन है क्या? तो आप कहेंगे कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल with the help of yeast is known as what? Fermentation. is known as क्या? Fermentation. तो शर्करा की सहायता से, शर्करा का खमीर की सहायता से अल्कोहल में परिवर्तन, शर्करा का खमीर की सहायता से अल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन। कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ ईस्ट इज नोन एज व्हाट, फर्मेंटेशन। एक्चुअली ये फर्मेंटेशन है क्या? फर्मेंटेशन एक्चुअली क्या है? तो आप कहेंगे सर फर्मेंटेशन जो है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। आपने पढ़ा है कि भाई एनएरोबिक रेस्पिरेशन अगर सूक्ष्म जीवों में होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है, तो क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल, CO2 + 2 ATP। तो ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो ईस्ट में हो रहा है उसी का नाम रखा गया है फर्मेंटेशन। सो कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ ईस्ट इज नोन एज व्हाट, फर्मेंटेशन, है ना। अब ये शुगर आपकी मर्जी है जहां से लाइए, है कि नहीं। जैसे आप अनाज के शुगर का इस्तेमाल करते हैं, गेहूं चावल के शुगर का इस्तेमाल करते हैं तो ठर्रा बन जाएगा। महुआ के शुगर का इस्तेमाल करते हैं तो देसी बन जाएगा। एप्पल जूस, अंगूर जूस के शुगर का इस्तेमाल करते हैं तो वोडका बन जाएगा। रम, विस्की, 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, सुना है गाना। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया कि ईस्ट में ऐसा क्या होता है जो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ईस्ट में ऐसा क्या होता है जो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है? तो याद रखना है कि ईस्ट में एक एंजाइम पाया जाता है। क्या? एक एंजाइम पाया जाता है। उस एंजाइम का नाम है जाइमेज। क्या नाम है? जाइमेज नाम का एंजाइम पाया जाता है। क्या? जाइमेज नाम का एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ईस्ट हमने लिया है पहला एग्जाम्पल। ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर फंगस है। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन B12 पाई जाती है। इसका इस्तेमाल ब्रेड बनाने वाले कारखाने में किया जाता है।
इसका इस्तेमाल अल्कोहल यानी शराब बनाने के लिए भी किया जाता है। दूसरा फंगस हम लोग देखेंगे। दूसरा जो हमारा फंगस है वो है मशरूम। बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं है कि मशरूम भी एक कवक होता है। आपने देखा होगा बरसात के दिनों में इस तरह से एक व्हाइट कलर का छाता जैसा उग आता है। ये क्या है? ये मशरूम है। मशरूम में काफी प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होती है। तो मशरूम याद रख लीजिएगा, मशरूम क्या है? जिसको छत्रक भी बोलते हैं, इसको कुकुरमुत्ता भी कहते हैं। ये बरसात के दिनों में देखिएगा, जहां पर कोई चीज सड़ गल रही होगी ना, अपने आप उग आएगा, क्योंकि ये सड़े गले मृत पदार्थों से ही कवक अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो छाते जैसा आपको दिखा होगा। इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होती है और बहुत सारा जो मशरूम होता है वो एडिबल होता है। एडिबल, खाने योग्य। बहुत सारा मशरूम जो होता है वो एडिबल मशरूम होते हैं, है ना, खाने योग्य, खाने योग्य मशरूम। तो जो खाने योग्य मशरूम है उसका नाम है एगारिकस। एगारिकस, एगारिकस। तो निम्नलिखित में से कौन सा मशरूम खाने योग्य है, एडिबल मशरूम है? तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? एगारिकस। ठीक है। लेकिन बहुत सारे जो मशरूम होते हैं ना वो पॉइजनस भी होते हैं, जिसको खाते ही पर्सन की डेथ हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि गांव में गए और मशरूम उखाड़ना शुरू कर दिया। अगर वो पॉइजनस रहा तो जान भी जा सकती है उसका सूप पीने पर। तो जिसको इसकी पहचान है वो बनाए तो ठीक है। मशरूम की बड़े पैमाने पर खेती होती है और इसके डिशेस जो हैं वो काफी महंगे आते हैं। तो अगर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल मशरूम, निम्नलिखित में से कौन एक खाने योग्य मशरूम है, तो आपका उत्तर हो जाएगा एगारिकस। अगला जो हमारा है मशरूम वो है आपका राइजोपस। राइजोपस क्या नाम है? राइजोपस नाम है। राइजोपस को ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जानते हैं। So which of the following fungus is also known as bread mold? You will say rhizopus. Rhizopus क्या है? एक फंगस है और ये हमेशा ब्रेड पर ही उगता है। आप ब्रेड को बहुत दिनों तक छोड़ दीजिए, आप ब्रेड को बहुत दिनों तक छोड़ दीजिए ऐसे ही खुली हवा में, एक आध हफ्ते के बाद आप देखिएगा उस पर ग्रीनिश स्पंजी लेयर डेवलप हो जाएगी। ये ग्रीनिश स्पंजी लेयर डेवलप हो जाएगी, है ना, और इसको सड़ाने लगेगी। ये क्या है? यही राइजोपस है। तो जनरली ये जो है राइजोपस, ये ब्रेड पर ही उगता है, इसलिए इसको हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं। दूसरा हमारा फंगस है न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को हम पिंक मोल्ड भी कहते हैं और इसका इस्तेमाल जेनेटिक एक्सपेरिमेंट में किया जाता है। जेनेटिक एक्सपेरिमेंट में, अनुवांशिकी के प्रयोगों में किया जाता है। अनुवांशिकी के प्रयोगों में किया जाता है। तो क्वेश्चन होता है कि किस कवक का इस्तेमाल अनुवांशिकी के प्रयोगों में किया जाता है। और देखो इस कवक को तो आप जानते ही होंगे, पेनिसिलियम। पूरा नाम होता है पेनिसिलियम नोटैटम, पी नोटैटम। पेनिसिलियम नोटैटम नाम का जो कवक है उससे प्रथम एंटीबायोटिक निकाली गई थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक निकाली गई थी। उस एंटीबायोटिक का नाम रखा गया था पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन नाम का जो प्रथम प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है, उसे प्राप्त किया गया था जीवाणु से, विषाणु से, कवक से। तो उत्तर होगा कवक से। किस कवक से? तो कवक का नाम है पेनिसिलियम। पूरा नाम क्या है? पेनिसिलियम नोटैटम। और इसको निकालने वाले थे साइंटिस्ट, उसका नाम क्या था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन एक कवक के द्वारा प्राप्त किया गया था। कवक का नाम है पेनिसिलियम, पूरा नाम है पेनिसिलियम नोटैटम। और इससे जो एंटीबायोटिक निकाला गया उसका नाम रखा गया पेनिसिलिन। याद करिएगा, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, पेनिसिलियम वो कवक है जिससे इसको निकाला गया था। और निकाला था किसने? तो साइंटिस्ट का नाम याद रखना है आपको, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या नाम याद रखना है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये पांचवा आपका फंगस हो गया। ठीक है, पांचवा फंगस हो गया। अब जैसे क्वेश्चन है, मान लिया यहां पे हमने बोला कि ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है कवकों में, है ना, कवकों में ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे ब्रेड को आप कुछ छोड़ दो, बहुत दिनों तक छोड़ दो, तो कवकों में ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है उसको कहते हैं हाइफा। क्या कहते हैं? हाइफा। इसको याद रख लीजिएगा। और हाइफा के जो बंच हैं, जैसे ढेर सारे हाइफा को एक साथ अगर हम देखें तो हाइफा के बंच को कहा जाता है माइसीलियम। क्या कहा जाता है?
माइसीलियम। हाइफा के वंश को क्या कहा जाता है? माइसीलियम कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन है कि जो थ्रेड लाइक फिलामेंट होता है कवकों में, जो थ्रेड लाइक फिलामेंट होता है कवक में, धागे जैसी या तंतु जैसी संरचना होती है, उसको हम क्या कहते हैं? हाइफा कहते हैं। हाइफी क्या हो गया? इसका प्लूरल हो गया, है ना। चलिए, तो हमने 5 अभी कवक का नाम देखा। छठा कवक देख लीजिए, एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक अम्ल के प्रोडक्शन में यूज होता है। सिट्रिक अम्ल के उत्पादन में हम एस्परजिलस नाइगर नामक कवक का इस्तेमाल करते हैं। तो एस्परजिलस नाइगर नामक जो कवक है उसका इस्तेमाल सिट्रिक एसिड के प्रोडक्शन में किया जाता है। एक और कवक है सैक्रोमाइसिस सैरिविसी, जिसको हम बीकर एस्ट या ब्रीवर्स एस्ट कहते हैं। इसी का इस्तेमाल अल्कोहल बनाने में किया जाता है। तो अल्कोहल बनाने के लिए जिस ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं उस ईस्ट का नाम है सैक्रोमाइसिस। और एक और कवक है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक से साइक्लोस्पोरिन नाम की औषधि प्राप्त की जाती है। साइक्लोस्पोरिन नाम की औषधि प्राप्त की जाती है, जिसका इस्तेमाल हम लोग इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के तौर पे करते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय, अंग प्रत्यारोपण के समय, अंग प्रत्यारोपण के समय इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के तौर पे हम साइक्लोस्पोरिन नाम की दवा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप किसी के अंग को किसी और के शरीर में लगाते हैं ना, तो उसका शरीर उस दूसरे के अंग को एक्सेप्ट नहीं करता, उसको रिजेक्ट कर देता है। तो ये जो साइक्लोस्पोरिन नाम की दवा है वो क्या करती है? उस आदमी के इम्यून सिस्टम को दबा देती है, सप्रेस कर देती है, और फिर दूसरे के अंग को एक्सेप्ट कर लेती है। मोनेस्कस परप्यूरियस नामक जो कवक है उससे स्टैटिन नाम की दवा प्राप्त की जाती है। स्टैटिन, जिसका इस्तेमाल रक्त कोलेस्ट्रॉल स्तर को कम करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है तो स्टैटिन्स ग्रुप की दवाएं चलाई जाती है। ये स्टैटिन नाम की दवा मोनेस्कस परप्यूरियस नामक फंगस से प्राप्त की जाती है। तो ये सारे के सारे जो कवक हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको याद कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन है कि एफ्लाटॉक्सिन नाम का जो विषैला पदार्थ होता है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? तो जाहिर सी बात, हम कवक पढ़ रहे हैं, तो एफ्लाटॉक्सिन नाम का विषैला पदार्थ कवकों के द्वारा क्या होता है? प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, चलिए। सेल वॉल पहले ही पढ़ चुके हैं कि फंगस का जो सेल वॉल है वो काइटिन का बना होता है सेल वाले चैप्टर में, तो इस पे हम कोई ध्यान नहीं देंगे। उसके बाद आ जाइए आप कि भाई निम्नलिखित में से एडिबल फंगस कौन है? अभी पढ़ा है, खाने योग्य फंगस है आपका एगारिकस। तो इस तरह से आपके एग्जाम्स में क्या हो सकते हैं? सवाल हो सकते हैं। जैसे मान लिया एक क्वेश्चन है कि सैप्रोबायोटिक एंड पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर फाउंड इन। सैप्रोफाइटिक या सैप्रोबायोटिक, मृत जीवी और परजीवी पोषण की विधियां किसमें पाई जाती हैं? ऑप्शन है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, बोथ ए एंड सी। तो उत्तर हो जाएगा बोथ ए एंड सी। फंगस और बैक्टीरिया दोनों ही, बहुत सारे बैक्टीरिया बीमारी फैलाते हैं तो पैरासाइटिक हो गए, और बैक्टीरिया और फंगस दोनों ही डिकम्पोजर्स होते हैं, सैप्रोफाइटिक होते हैं। तो जब भी एनिमल और प्लांट्स की डेथ होती है तो उसे बैक्टीरिया और फंगस मिलकर डिकम्पोज करते हैं, है ना। तो बैक्टीरिया भी क्या है? पैरासाइटिक है, फंगस भी पैरासाइटिक है। बैक्टीरिया भी सैप्रोफाइटिक है, फंगस भी सैप्रोफाइटिक होते हैं। जैसे जब आप इकोसिस्टम पढ़ते हैं तो इकोसिस्टम में क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं, जैसे पौधा, कंज्यूमर उसको खाने वाला, और डिकम्पोजर्स जब एनिमल्स और प्लांट की डेथ हो जाएगी तो उसको मिट्टी में मिला देने वाला। तो बैक्टीरिया और फंगस जो होते हैं वो क्या होते हैं? सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक दोनों ही नेचर के होते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं का काला रतुआ नामक रोग किसके कारण होता है? तो
तो एक कवक के कारण होता है। कवक का नाम है पक्सिनिया ग्रैमिनिस। गेहूं में जब बालियां आती हैं और उसके अंदर दाने आते हैं, तो आप देखिएगा गेहूं की बाली के ऊपर ब्लैक ब्लैक सा रस्ट जैसा जम जाएगा, जिसकी वजह से दाने खराब हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। तो एक फंगस से होता है, उस फंगस का नाम है आपका पक्सिनिया ग्रैमिनिस। तो इन्हें याद रखना है जी, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग लाइकन पे बात कर लेते हैं। किस पे बात करेंगे? लाइकन पे हम लोग बात करते हैं कि लाइकन क्या होता है। तो लाइकन क्या होता है उसको देखने के लिए पहले एक्सप्लेनेशन चाहिए, फिर हम उस स्लाइड पे वापस आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लाइकन, लाइकन क्या होता है? व्हाट इज लाइकन? लाइकन क्या होता है जरा समझिए इसको, कि जब एल्गी एंड फंजाई, एल्गी मतलब शैवाल और फंजाई मतलब कवक, जब एल्गी और फंजाई साथ साथ रहते हैं तो इसके कॉम्बिनेशन को लाइकन कहा जाता है, और इसके रिलेशन को, इसके संबंध को सिम्बायोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिम्बायोसिस कहा जाता है, सहजीविता कहा जाता है। बात समझ में आनी चाहिए। जब एल्गी और फंजाई साथ साथ रहते हैं तो इसके कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? लाइकन। और इसके रिलेशन को क्या कहा जाता है? इसके संबंध को क्या कहा जाता है? सिम्बायोसिस। क्या कहा जाता है? सिम्बायोसिस। जैसे देखिए, मेल और फीमेल शादी के बाद, मेल और फीमेल शादी के बाद जब एक साथ रहते हैं तो इसके कॉम्बिनेशन को कपल कहा जाता है, और इसके रिलेशन को वैवाहिक जीवन या गृहस्थ जीवन कहा जाता है। शादी के बाद जब एक साथ रहते हैं तो कॉम्बिनेशन को कपल कह रहे हैं, रिलेशन को गृहस्थ जीवन या वैवाहिक जीवन कह रहे हैं। लेकिन जब मेल और फीमेल बिना शादी के एक साथ रहते हैं तो इस रिलेशन को नाम दिया गया है लिव इन। एक नया रिलेशन है मार्केट में, लिव इन, जिसमें दो लोग साथ साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे को चेक करते हैं कि भाई ये हमारे लायक है कि नहीं है। 2-3 साल रहने के बाद जब उनको लगता है कि नहीं ये बंदा हमारे लिए ठीक है, कंफर्टेबल है, तो दोनों शादी कर लेते हैं, नहीं तो दोनों अपनी राहें जुदा कर लेते हैं। परखते हैं लोग एक दूसरे को। पर शायर ने कहा है कि परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता, और बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जहां दरिया समंदर से मिला, दरिया नहीं रहता। तो यहां पर परखते हैं। ठीक उसी तरह से लाइकन में एल्गी और फंजाई क्या कर रहे हैं? साथ साथ रह रहे हैं। तो इसके कॉम्बिनेशन को क्या कहा गया है? लाइकन कहा गया है, और रिलेशन को क्या कहा गया है? सिम्बायोसिस कहा गया है। अब सवाल यह पैदा होता है कि एल्गी एक अलग ऑर्गेनिज्म है, अलग जीव है, फंगस एक अलग जीव है, तो दोनों साथ साथ क्यों रह रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि दोनों को साथ रहना पड़ रहा है? तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि एल्गी में जड़ें नहीं होती, रूट्स नहीं होते, तो ये मिट्टी से वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो आपने देखा होगा कि एल्गी हमेशा नम स्थानों पे मिलेंगे। आपने देखा होगा कि पानी की सतह पे मिलेंगे, या फिर आपके घर के पास आसपास चापाकल है, ट्यूबवेल है, तो वहां पे नमी होती है, तो ये जो काई जैसी जम जाती है वो क्या है? ये जो काई जैसी आपको दिख रही है ना, ये आपका एल्गी है भाई, ये एल्गी है। या कोई नम सी दीवार है, उस पर देखिएगा हरा हरा काई जैसा जम जाता है, ये सब क्या है? ये सब आपका जो है वो एल्गी है, यानी शैवाल है। तो देखो एल्गी की मजबूरी क्या है? एल्गी की मजबूरी है कि भाई ये मिट्टी से पानी अवशोषित नहीं कर सकता, तो एल्गी हमेशा आपको नम स्थानों पे मिलेंगे। लेकिन अगर कंडीशन ड्राई है,
कंडीशन ड्राई है, कहने का मतलब सूखा है, डेजर्ट है। जहां पे पानी की कमी है वहां पे एल्गी अकेले सरवाइव नहीं कर सकता। तो ये संबंध बना लेता है किसके साथ? फंगस के साथ। अब देखिए मजबूरियां क्या हैं कि एल्गी जो है वो खाना तो बना सकता है, देखिएगा एल्गी भोजन संश्लेषित कर सकता है, लेकिन हां मजबूरी क्या है कि भाई ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, जल अवशोषित नहीं कर सकता, ये इसकी मजबूरी है। फंगस की क्या मजबूरी है? अभी आपने देखा कि फंगस में क्लोरोफिल नहीं होता, तो भाई फंगस खाना नहीं बना सकता, भोजन संश्लेषित नहीं कर सकता, लेकिन यहां ये स्पंजी होते हैं, देखा होगा, तो ये वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं वातावरण से, जल अवशोषित कर सकते हैं, जल अवशोषित कर सकते हैं। तो हमने कहा कि एल्गी एक अलग जीव है, फंगस एक अलग जीव है, दोनों साथ रह रहे हैं। आखिर क्या मजबूरी है कि दोनों साथ रह रहे हैं? कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। अब रात का इंतजार कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता। चोरी डकैती लूटपाट दिन दहाड़े हो जाती है, और जी बहुत चाहता है सच बोले, जी बहुत चाहता है सच बोले, क्या करें हौसला नहीं होता। तो क्या मजबूरी आ गई कि दोनों को साथ रहना पड़ रहा है? मजबूरी क्या है? एल्गी की मजबूरी है कि ये खाना तो बना सकता है पर जल अवशोषित नहीं कर सकता, और फंगस की मजबूरी है कि भाई ये खाना नहीं बना सकता लेकिन जल अवशोषित कर सकता है। तो दोनों की अपनी अपनी मजबूरियां हैं। तो कहते कि चलो साथ रह लेते हैं, हम खाना बनाएंगे, तुम वाटर एब्जॉर्ब करना, और ये जो खाना बनाते हैं उसे फिर दोनों शेयर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? दोनों शेयर कर लेते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एल्गी किसका कॉम्बिनेशन है? तो कहिएगा सर सॉरी लाइकन किसका कॉम्बिनेशन है? तो एल्गी और फंजाई का। लाइकन में एल्गी का क्या रोल है? खाना बनाना। फंगस का क्या रोल है? वाटर एब्जॉर्ब करना। लाइकन में एल्गी और फंजाई के रिलेशन को हम क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस कहते हैं। और फिर अगर पूछा जाए कि भाई ये सिम्बायोसिस क्या है, तो कहिएगा सर एक ऐसा रिलेशन जिसमें दो जीव साथ साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरा से फायदा उठाते हैं, दोनों एक दूसरे से फायदा उठाते हैं। प्लस प्लस कहने का मतलब क्या है? दोनों एक दूसरे से फायदा उठा रहे हैं। दोनों को अलग कर देंगे तो दोनों घुट घुट कर मर जाएंगे। यह है सिम्बायोसिस। क्या है? सिम्बायोसिस है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सिम्बायोसिस क्या है, तो आप कहेगा सर सिम्बायोसिस जो है वो आशिकी 2 है। क्या है? आशिकी 2 है। कैसे है? आशिकी 2 में एक गाना था, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तो अगर इन दोनों को अलग अलग हम कर दें तो दोनों का वजूद क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसको कहते हैं हम एक्चुअली में सिम्बायोसिस। और सिम्बायोसिस में भी अगर पूछा जाए कि प्लस प्लस वाला रिलेशन को क्या बोलते हैं, तो म्यूचुअलिज्म कहते हैं। म्यूचुअलिज्म। तो बायोलॉजी में एक ऐसा रिलेशन है जिसमें दो जीव साथ साथ रहते हैं, दोनों को हम क्या, दोनों एक दूसरे से फायदा उठाते हैं, दोनों को अलग अलग कर देंगे तो दोनों घुट घुट कर मर जाएंगे। क्या कहलाएगा? सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई इज नोन एज व्हाट? लाइकन। कवक और शैवाल के बीच सहजीविता के संबंध को हम क्या कहते हैं? लाइकन कहते हैं। एक और रिलेशन होता है बायोलॉजी में जिसमें दो जीव साथ साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे से फायदा उठाते हैं, दोनों को अलग कर देंगे तो दोनों जीवों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लिया कि भैंस चर रही है और उसके ऊपर कौवा बैठा हुआ है। भैंस चर रही है और उसके ऊपर कौवा बैठा हुआ है, और कौवा जो है वो भैंस की स्किन से गंदगी निकाल निकाल कर खा रहा है। भैंस के स्किन से जो इंसेक्ट्स वगैरह चिपके हुए हैं, है ना, जो उसका खून चूस रहे हैं, उसको खा रहा है। तो इससे दोनों का फायदा है। क्या फायदा हुआ? कौवे का पेट भर रहा है और भैंस की स्किन की गंदगी साफ हो रही है। लेकिन कौवा उड़ जाता है तो भैंस बेहोश होकर गिर जाती है क्या? नहीं ना, दोनों मस्त रहते हैं। मतलब तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, इस तरह का रिलेशन भी होता है। तो ये देखिए, ये जो है सिम्बायोसिस पहले जमाने की मोहब्बत है।
जिसमें दो जीव साथ साथ रह रहे हैं, दोनों एक दूसरे से फायदा उठा रहे हैं, दोनों को अलग कर देंगे तो दोनों घुट घुट कर मर जाएंगे। ये पहले जमाने की मोहब्बत है। और आजकल के जमाने की मोहब्बत कौन है? कौवा और भैंस वाला रिलेशन। फायदा उठा रहे हैं, अलग अलग भी कर दें तो दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो आजकल के जमाने की मोहब्बत है, तेरा प्यार हुक्का मार, और ये पुराने जमाने की मोहब्बत है। ठीक है, जिसमें दो जीव अलग हो गए तो यहां पे मर जाएंगे, वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक शायर कहते हैं कि उदास एक मुझी को वो कर नहीं जाता, उदास एक मुझी को वो कर नहीं जाता, वो मुझसे रूठ के अपने भी घर नहीं जाता, और वो दिन गए कि मोहब्बत थी जान की बाजी, किसी से अब कोई बिछड़े तो मर नहीं जाता। वो दिन गए कि मोहब्बत थी जान की बाजी, किसी से अब कोई बिछड़े तो मर नहीं जाता। तो यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाएगा? यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई लाइकन क्या है, तो आप लिख लेना कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई इज नोन एज व्हाट? लाइकन। कवक और शैवाल के बीच सहजीविता का जो संबंध है वो लाइकन कहलाता है। सहजीविता का संबंध प्लस प्लस वाला। इस पॉइंट को जरूर याद रखना कि लाइकन्स आर द इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। लाइकन जो है वो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। खास करके किसके? वायु प्रदूषण में भी किसके? सल्फर डाइऑक्साइड के सूचक होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के सूचक होते हैं। जिस एरिया में एयर पोल्यूशन बढ़ेगा और खास करके किसका कंसंट्रेशन हवा में सल्फर डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा, उस एरिया से लाइकन की संख्या घटने लगेगी, उस क्षेत्र के लाइकन मरने लगेंगे। ये इस बात का इंडिकेशन है कि भाई साहब उस एरिया में एयर पोल्यूशन है और खास करके सल्फर डाइऑक्साइड का लेवल हवा में बढ़ रहा है। तो सल्फर डाइऑक्साइड के सूचक होते हैं या वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। उत्तर हो गया हमारा लाइकन। और आपको ये तो पता ही होगा कि लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकन। लिटमस जो एसिड बेस इंडिकेटर है, जिसके द्वारा हम एसिड और बेस को टेस्ट करते हैं, वो जो लिटमस है वो लाइकन के द्वारा ही प्राप्त होता है। लिटमस जो है वो लाइकन के द्वारा ही प्राप्त होता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है लाइकन के बारे में। अब आते हैं हम लोग, अगर हम लाइकन की बात करें तो लाइकन क्या है? कवक और शैवाल के बीच सहजीविता का संबंध। और ये जो लाइकन है ना, वो क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है, आपके इकोसिस्टम में होने वाले परिवर्तन को दर्शा रहा है। और वो जीव या जीवों की वह प्रजातियां, वह जीव या जीव की वह प्रजाति जो वातावरण में होने वाले चेंजेस को दर्शाता है, ऐसे जीवों को हम कहते हैं क्या? बायोलॉजिकल इंडिकेटर। बायोलॉजिकल इंडिकेटर या बायो इंडिकेटर। बायोलॉजिकल इंडिकेटर या बायो इंडिकेटर। जैसे कि लाइकन क्या कर रहा है? लाइकन जो है वो आपके इकोसिस्टम में होने वाले परिवर्तन के बारे में आपको बतला रहा है। तो लाइकन क्या हो गया हमारा? एक बायो इंडिकेटर हो गया, जैव सूचक हो गया। तो जैव सूचक वह एनिमल्स होते हैं, वह स्पीसीज होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, जो आपके इकोसिस्टम में, आपके पारिस्थितिक तंत्र में होने वाले परिवर्तन के बारे में आपको सूचित करता है। तो बायोलॉजिकल इंडिकेटर में आपका आ गया, बायोलॉजिकल इंडिकेटर में आपका आ गया, जैव सूचक में आ गया आपका पहला जो है वो है लाइकन। याद रख लीजिएगा, लाइकन जो किसका सूचक है? एयर पोल्यूशन का। लाइकन किसका सूचक है? एयर पोल्यूशन का, वायु प्रदूषण का। उसी तरह से एक और जीव है जिसका नाम है स्टोन फ्लाइज। स्टोन फ्लाइज, स्टोन फ्लाई हमें यह बतलाते हैं कि पानी में ऑक्सीजन का लेवल ठीक है, वाटर में ऑक्सीजन के लेवल के बारे में बताता है।
जल में ऑक्सीजन के स्तर को बताता है। अगर जल में पोल्यूशन रहेगा तो स्टोन फ्लाइज के जो लार्वा हैं वो मरने लगते हैं। और तीसरा है मॉस, जो ब्रायोफाइटा का सदस्य होता है। मॉस के जो प्लांट हैं वो एसिडिक सॉइल में ग्रो करते हैं। इसमें एसिडिक सॉइल में ग्रो करते हैं, अम्लीय मृदा में ग्रो करते हैं। तो अगर किसी मिट्टी में मॉसेस का लेवल बढ़ता जा रहा है, मॉसेस की संख्या बढ़ती जा रहा है, इसका मतलब सॉइल क्या हो चुका है, एसिडिक हो चुका है। तो वो एनिमल और प्लांट जो आपके इकोसिस्टम में होने वाले परिवर्तन को बतलाता है, उसको हम लोग कहते हैं बायो इंडिकेटर या बायोलॉजिकल इंडिकेटर। इसको याद रखना है आपको। अब आ जाइए आप लास्ट में माइकोराइजा पे। ये माइकोराइजा क्या है, जरा इसको समझिए। अभी आपने देखा कि एल्गी यानी शैवाल और फंजाई यानी कवक के सिम्बायोटिक एसोसिएशन को क्या कहा गया, लाइकन कहा गया। लाइकन कहा गया यानी सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई इज नोन एज व्हाट, लाइकन। ठीक उसी तरह से फंजाई यानी कवक एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, विशाल वृक्ष के जड़, विशाल वृक्ष के जड़ के बीच जो सहजीविता का संबंध होगा वो कहलाएगा क्या, माइकोराइजा। क्या कहलाएगा, माइकोराइजा कहलाएगा। माइकोराइजा कहलाएगा। सो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई इज नोन एज लाइकन। कवक और शैवाल के बीच सहजीविता के संबंध को लाइकन कहेंगे। उसी तरह से कवक एवं विशाल वृक्ष के जड़ों के बीच सहजीविता के संबंध को माइकोराइजा कहेंगे। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स इज नोन एज व्हाट, माइकोराइजा। तो ये लिख दिया है। तो आप कहिएगा सर सिम्बायोटिक एसोसिएशन में तो दो जीव साथ साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे से फायदा उठाते हैं। जैसे एल्गी खाना बनाता है, ये पानी का जुगाड़ करता है, खाना दोनों शेयर कर लेते हैं। यहां पे फंगस और रूट ऑफ हायर प्लांट्स के बीच कैसा सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, तो इसको थोड़ा समझ लीजिए आप। देखिए, ये जो आपका विशाल वृक्ष है उसकी जड़ें मिट्टी से फॉस्फेट को यानी फॉस्फोरस को, मिट्टी में फॉस्फोरस किस फॉर्म में होता है, फॉस्फेट के फॉर्म में होता है। मिट्टी में फॉस्फोरस फॉस्फेट के फॉर्म में होता है। तो ये फॉस्फेट को जड़ें अवशोषित नहीं कर पाती। विशाल वृक्ष के जड़ों में ये क्षमता नहीं होती है कि ये मिट्टी से डायरेक्ट फॉस्फेट को अवशोषित कर सके। तो ये देखिए आपका फंजाई है, ये आपका जो है वो कवक है। कवक क्या करता है कि ये मिट्टी से क्या करता है, फॉस्फेट को अवशोषित करता है। मिट्टी से क्या किया, फॉस्फेट को अवशोषित किया और क्या कर दिया, ये फॉस्फेट को अवशोषित किया मिट्टी से, अवशोषित कर लिया कवक ने, और फिर इस फॉस्फेट को जड़ों को सप्लाई कर दिया। तो कवक क्या कर रहा है कि मिट्टी से फॉस्फेट अवशोषित करके जड़ों को सप्लाई कर दिया, बदले में ये पौधा कवक को क्या दे रहा है, तो फूड दे रहा है, भोजन दे रहा है, बना बनाया भोजन सप्लाई कर रहा है। तो ये क्या हो गया, सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो गया। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में दो जीव साथ साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे से फायदा उठाते हैं। ठीक है, यहां पे क्या फायदा हो रहा है, कवक क्या कर रहा है कि मिट्टी से फॉस्फेट एब्जॉर्ब करके पौधे को दे रहा है, बदला में पौधा इसको भोजन दे रहा है। तो इसको याद रखना है आपको कि कवक और शैवाल के बीच सहजीविता के संबंध को लाइकन कहते हैं, लेकिन कवक और विशाल वृक्ष के जड़ों के बीच सहजीविता के संबंध को माइकोराइजा कहते हैं। माइकोराइजा कहते हैं। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब है दो जीवों के बीच क्लोज फिजिकल एसोसिएशन, क्लोज फिजिकल एसोसिएशन। तो अगर मैं आपसे कहूं
कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे आप कवकों को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे कवकों को और साथ साथ बैक्टीरिया भी ले लेते हैं, जीवाणु भी इसमें शामिल कर लेते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे आप कवकों को और जीवाणुओं को कितनी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, तो आपका उत्तर आ जाना चाहिए 3 कैटेगरी में। क्यों? कुछ कवक क्या होते हैं? सैप्रोफाइटिक होते हैं, मृतजीवी होते हैं। कुछ कवक क्या होते हैं? पैरासाइटिक होते हैं। पैरासाइटिक मतलब परजीवी। और कुछ कवक जो होते हैं वो आपका अभी अभी पढ़ा कि सिम्बायोटिक होते हैं, सहजीवी होते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं। तो कुछ उसी तरह से कुछ बैक्टीरिया भी क्या होते हैं? मृतजीवी होते हैं, सड़े गले मृत पदार्थों को गला सड़ा कर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। कुछ पैरासाइटिक होते हैं, मतलब बीमारियां फैलाते हैं पौधों में, जंतुओं में। और कुछ सिम्बायोटिक होते हैं, सहजीवी होते हैं। तो आगे जब किंगडम मोनेरा हम लोग पढ़ेंगे, वहां पे कुछ सहजीवी जीवाणुओं के बारे में हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे। तो ये था हमारा कवक, ये था हमारा कवक जगत। तो कवक जगत में आपको क्या करना है? इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा, जिसमें हम लोग बात करेंगे बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया के प्रकार की और बैक्टीरिया के सिम्बायोटिक एसोसिएशन की। तो मुलाकात होगी अगले सेशन में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।